जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। अब हम चर्चा करेंगे मौलिक अधिकार में संशोधन। देखो, मौलिक अधिकार जो है भाग 3 है हमारे संविधान में, उसकी हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले वीडियो में। उसको आप पहले पढ़ लेना, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना, नहीं तो ये आपको समझ नहीं आएगा। मौलिक अधिकार क्या, मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि वो भाग 3 में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक हैं। उसमें सभी आर्टिकल की मैंने बारी बारी से चर्चा की है। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अभी मौलिक अधिकार में संशोधन, देखो जब हमारा संविधान बना था तो उसमें सीधा सीधा बोला गया था कि आप मौलिक अधिकार में भी संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक केस आया, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इस केस में ये किसका केस था? ये एक गोलकनाथ परिवार था पंजाब राज्य का। उसमें एक हेनरी और विलियम गोलकनाथ परिवार के थे। इनका क्या था, पंजाब के जलंधर के रहने वाले थे। इनके पास 500 एकड़ ज़मीन थी। 500 एकड़ ज़मीन थी, जैसे ये देखो मैंने इधर दिखाया है, ये 500 एकड़ भूमि थी। 1953 में पंजाब सरकार ने कहा गोलकनाथ परिवार अपने पास केवल 30 एकड़ ही ज़मीन रख सकता है और बाकी ज़मीन जो है पंजाब सरकार ले लेगी। तो इसी के खिलाफ इन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। तो हाई कोर्ट में गए, लेकिन हाई कोर्ट में ये हार गए। तो फिर इन्होंने 1965 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट के पास याचिका दायर की। तो गोलकनाथ परिवार जो है ना, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की, तो ये भी काफ़ी दिनों तक ये केस चला। तो इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि आर्टिकल 32 जो है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट में 1953 में इन्होंने पंजाब भूमि अधिग्रहण कानून के ये कहते हुए चुनौती दी कि उनकी संपत्ति रखने, अर्जित करने और उस पर कोई भी व्यवसाय करने के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो इन्होंने बोला कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। हालांकि ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते थे, लेकिन पहले हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में हार गए, तो फिर ये वापस सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। तो फिर क्या हुआ इस मामले में, इन्होंने मेन मामला क्या था, जैसे पहले क्या था, संविधान के मूल अधिकार में संशोधन कर सकते थे, लेकिन इस केस में जो निर्णय बता देता हूँ पहले क्या आया था। निर्णय देखो, इसमें निर्णय क्या आया था, ये मौलिक अधिकार को समाप्त करने या सीमित करने की शक्ति नहीं देता, मतलब मौलिक अधिकारों में आप संशोधन नहीं कर सकते हैं, ये निर्णय आया था। तो इसमें देखो क्या क्या था, शुरू से देखते हैं। इससे पूर्व जितने भी शामिल किए गए, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बोला था, गोलकनाथ बनाम राज्यवाद के निर्णय में आर्टिकल 368, ये संविधान संशोधन का आर्टिकल है कि निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी थी, यानी संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, ऐसा रूल है, लेकिन पहले कर सकती थी। तो मेन आप इसको पढ़ लेना। मेन इसका निचोड़ अगर देखेंगे तो मेन इसमें यही आया था कि सरकार जो है मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है। तो गोलकनाथ को अपनी ज़मीन वापस मिल गई थी। दूसरा केस था, और उस टाइम पे क्या था कि देखो उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी थी। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से नाखुश होकर इंदिरा गांधी ने क्या किया था, 1967 1973 तक 3 संशोधन किए, 24वां संशोधन, 25वां संशोधन, 26वां संशोधन। ये तीनों की चर्चा हम करेंगे जब हमारा संविधान संशोधन चैप्टर आएगा, उसमें हम चर्चा करेंगे कौन कौन से संशोधन हुए, क्या हुए, ठीक है। तो इस फैसले के बाद देखो एक और काम हुआ था, इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, ठीक है। और 1970 में जो रजवाड़ों को दिए गए प्रीवी पर्स के फैसले थे, उनको भी असंवैधानिक घोषित कर दिया था। तो इंदिरा गांधी एक तरह से हिटलर के नक्शे कदम पे चलती थी। इन्होंने काफ़ी अच्छे काम भी किए, बांग्लादेश को अलग किया, पाकिस्तान को कमज़ोर किया जैसे। तो इसमें अभी नेक्स्ट केस आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अभी केशवानंद भारती कौन थे? केशवानंद भारती को संविधान रक्षक के नाम से भी जाना जाता था, पता है। तो ये क्या थे, केरल के ये एक मठाधीश थे। और केशवानंद भारती का निधन अभी 2020 में ही हुआ है। ये केरल के रहने वाले थे। केरल के उत्तरी ज़िले में जो कासरगोड़ी ज़िला है ना, उसमें ये रहते थे। उनके जो आश्रम था, इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो इनका मठ था, इसकी ज़मीन जो है ना, इस मठ की ज़मीन केरल राज्य ने, कुछ ज़मीन मतलब ज़्यादातर ज़मीन केरल राज्य ने ले ली थी। तो इस वजह से इनकी ज़मीन, और उस ज़मीन से ही इनके मठ का काम चलता था, कमाई होती थी।
तो अब इनको केरल का शंकराचार्य भी कहा जाता था। तो इस संवैधानिक अधिकारों के मसले से ये कानूनी चुनौती का चेहरा भी बन गए थे, इन्होंने कानूनी चुनौती भी दी। तो इसमें क्या हुआ, मठ का तो फ़ायदा नहीं हुआ, इसका जो रिजल्ट आया था तो इसमें मठ, ये तो केस हार गए थे, मठ का फ़ायदा नहीं, इसमें लोगों का बहुत फ़ायदा हुआ। इसी केस के बाद एक संविधान का मूल ढांचा, जो मूल ढांचा एक शब्द जो है ना, इसी केस के बाद उभर के आया था। तो संविधान का मूल ढांचा जो है ना, सरकार अगर कोई भी ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के मूल ढांचे को अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो जो कानून है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो देखो गोलकनाथ केस जो था उसमें क्या है, 11 जजों की बेंच बनाई गई थी, समझ रहे हो, 11 जजों की बेंच बनाई गई थी, जिसमें 6 जो पक्ष में 6 जजों का फैसला था, वो मतलब वोटिंग था वो पक्ष में था, और 5 जजों का विपक्ष में था। तो इस तरह गोलकनाथ केस जीते थे। इसमें ये सबसे बड़ी अभी तक की हमारे पूरे आज़ादी के बाद और अभी तक जितनी भी बेंच बनी है, सबसे बड़ी बेंच थी 13 जजों की। तो 13 जजों की ये बेंच थी, इसमें 7 जजों ने 7 और 6 के वोटिंग के हिसाब से इसमें फैसला आया था। ये सबसे ज़्यादा दिनों तक चलने वाली और कई सैकड़े जो मामले थे उनको साइड करके इस केस इसमें 68 दिनों तक सुनवाई चली थी। इसमें मुख्य न्यायाधीश जो SM सिकरी थे, इन्होंने 13 बेंचों की बेंच बनाई थी, जो एक ऐतिहासिक फैसला आया था। हालांकि जजों की राय इसमें बटी हुई थी, इसमें 7 जजों ने बहुमत फैसला दिया था। तो संसद की शक्ति संविधान संशोधन करने की तो थी ही थी, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है उसको नहीं बदला जा सकता। अगर संविधान का मूल ढांचा बदल दिया तो वो जो नियम है, जो भी कानून बनेगा उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो इसमें मेन चीज़ है कि न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन देखा था ना, इसमें न्यायिक समीक्षा जो है ना, वो एक संविधान के मूल ढांचे में उसको जोड़ा गया था। तो न्यायिक समीक्षा जो है वो संविधान का मूल ढांचा है, तो इसमें सरकार जो है इसमें परिवर्तन नहीं कर सकती, ना ही संशोधन कर सकती है। तो जो मठ के वकील थे भट्ट, उन्होंने कहा था कि केशवानंद भारती मामले प्रसिद्धि तो मिली, लेकिन मठ का इसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन इसमें भारत के लोगों का इसमें फ़ायदा हुआ। और आज भी इस केस से जो है ना, बहुत सारे विदेशी अदालतों ने भी प्रेरणा ली थी, जिसमें एक बंगाल की अदालत थी, उन्होंने भी बोला कि जो संविधान की मूल संरचना है उसको हम नहीं छेड़ सकते हैं। और तो ये केस था केशवानंद भारती, इसमें मैंने आपको पूरा बता दिया है। संसद के देखो इसमें यह है, संसद के पास जो है ना, संविधान के किसी भी भाग में मूल अधिकारों को भी संशोधन का अधिकार है। तो पहले देखो जब संविधान बना था तो मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता था। फिर गोलकनाथ का केस आया, उसमें बोला कि आप मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते हैं। फिर तीसरा केस आया केशवानंद भारती का, इसमें बोला आप संविधान मूल अधिकार है उसमें संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन उससे संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। मूल ढांचे पे एक अलग से हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ यही समझ लो कि आप मूल अधिकार में संशोधन तो कर सकते हैं, बट इस संविधान का जो मूल ढांचा है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, उसको आप उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए, उसमें आप छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। तो ये केशवानंद भारती केस था। ठीक है, अभी एक और तीसरा संशोधन हुआ था, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। इसमें क्या था कि यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के जो संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है, और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन या पुनरावलोकन कर सकता है। इसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा दी गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। उस समय सरकार बहुत से संस्थानों का राष्ट्रीयकरण कर रही थी, बैंक हो, कंपनी हो, म्यूचुअल फंड हो, जैसे गैर सरकारी संस्थान। उस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण ऑलरेडी हम पहले बता चुके हैं। तो मिनर्वा मिल्स क्या है कि ये कर्नाटक के बेंगलोर में एक मिल्स थी, तो इसका भी सरकार ने, इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम पे, उन्होंने इसका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया था। तो अभी इसके जो मालिक थे वो तो पहले मालिक बन के रहते थे, लेकिन अभी ये सरकार के कंट्रोल में आ गए, तो इनको परेशानी होने लगी। ये कपड़ा कंपनी थी, और कपड़ा कंपनी को भी सरकार राष्ट्रीयकरण करने में तुली हुई थी। तो इस एक्ट के थ्रू जो राष्ट्रीयकरण कर देती है, 20 अगस्त 1970 में सरकार जो है ना, मिनर्वा मिल्स अपने हाथ में ले लेती है। उसके बाद क्या होता है,
सरकार जो है समाजवाद का फिर क्या है, मिनरवा मिल्स के जो मालिक थे सरकार के इस फैसले से फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो अब यहीं से ये केस मिनरवा मिल्स और बनाम भारत संघ का नाम दे दिया गया। अब सरकार के जो वकील थे वो सुप्रीम कोर्ट में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम का हवाला देते हुए, जिसके तहत 368 में 2 प्रमुख प्रावधान जोड़े गए थे। तो उसमें क्या कहा गया था, सरकार ने कहा कि संसद की शक्तियाँ असीमित हैं, इनसे किसी भी कोर्ट चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान का मूल ढांचा ऑलरेडी इसमें पहले ही आ चुका है। ये देखो, संविधान का मूल ढांचा, जो बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्राइन, ये वर्ड आया था केशवानंद भारती के केस से। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से साफ साफ कहा कि आर्टिकल 368 में किए गए संविधान संशोधन मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं और इसको रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक करार दिया। इसमें न्यायिक पुनरावलोकन, सॉरी ये मैंने केशवानंद भारती में बता दिया, लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन जो है ये मिनरवा मिल्स में इसको संविधान का मूल ढांचा बताया गया। तो इसको संसद जो है इसमें कानून बनाकर, ना तो खुद ही संविधान को सर्वोच्च, मतलब संविधान से ऊपर संसद नहीं है, संविधान से ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है, और ना ही सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों और कर्तव्यों को हटा सकती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को भी कम नहीं कर सकती है संसद। तो न्यायिक पुनरावलोकन इसमें बता दिया है। हम सब जानते हैं हमारा देश का संविधान जो है सर्वोच्च है, तो उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है। संविधान का मूल ढांचा है, उसमें आप नहीं। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक समीक्षा जो है, ये देखो, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक समीक्षा एक ही चीज़ है। इसको इंग्लिश में जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। तो इसका मतलब एक ही होता है। इसमें ये मत सोचना कि ये दोनों अलग अलग हैं। तो ये 3 मुख्य संशोधन हुए थे हमारे संविधान के मूल अधिकार में। तो ये देख लेना, बाकी बचे हुए संशोधन है जब हम संशोधन के चैप्टर में आएंगे। तो केशवानंद भारती का जो मुख्य निर्णय था उसमें केशवानंद भारती हार गए थे, लेकिन उनके केस में आए न्यायपालिका के फैसले ने संविधान और संसद के बहस को लेकर जारी कई सारे जवाब दिए। केशवानंद भारती केस संविधान, संसद और न्यायपालिका के बीच संतुलित स्थापित करने का काम किया। आखिर में इस केस ने ये बात फिर से सिद्ध किया कि संविधान ही सर्वोपरि है। तो केशवानंद भारती के केस का जो मेन निचोड़ था कि इसमें संसद और न्यायपालिका के बीच जो संतुलन है उसको स्थापित कर दिया था, क्योंकि मूल ढांचा जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है आ गया था इसी से, और आज भी ये चल रहा है। तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।